हाँ जी, राधे राधे दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, हम एनिमल अटेंडेंट पशु परिचर के पेपर बी की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें लगभग 20 से 22 टॉपिक्स आने वाले हैं पशुपालन या एनिमल हस्बेंड्री के। उनमें से 2 टॉपिकों को हम अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। पहला था हमारा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाधान जिसे एआई बुलाते हैं, और सेकंड था हमारा कास्ट्रेशन या बधियाकरण। ठीक है जी। उनमें से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पेपर में, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, काफ़ी अच्छे-अच्छे फैक्ट्स हैं। उन सबको हमने पूरा रिसर्च करके अच्छे से को लेक्चर्स में डाला है, जा करके आप देख सकते हैं। उसी सीरीज में जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो है सींग रोदन। सींग रोदन जिसे बुलाते हैं डी हॉर्निंग या डिसहॉर्निंग। इसका एक्चुअली मतलब क्या है? जितने भी हम अपने व्यवसाय के लिए, बिजनेस के लिए पशुओं का पालन करते हैं, चाहे वो भेड़ हो, बकरी हो, गाय हो, भैंस हो, उन सब के सींगों की या तो हम वृद्धि को रोक दें, कुछ ऐसा ट्रीटमेंट करें, या फिर उनके सींगों को हटा दें। यानी कि पशुओं को सींग रहित बनाना या उनकी वृद्धि को रोकना ही सींग रोदन या डी हॉर्निंग या डिसहॉर्निंग कहलाता है। इतना तो क्लियर। आप कहेंगे कि अब भाई हमें सींगों से ऐसी क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि उनको हटाएं, उनको काटें, यानी कि सींग रोदन करना क्यों आवश्यक है? तो जी, आप भी जानते हैं जब हम पशुपालन करते हैं तो वहाँ पे ढेर सारे पशु एक साथ रहते हैं, तो उनमें आपस में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उनके सींग टूटने का खतरा रहता है। सींग का जो खोल होता है वो टूट जाता है। उससे क्या होगा कि बहुत सारे इन्फेक्शंस, बहुत सारे फंगल बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं, जिससे उनके घातक बीमारियां हो जाती हैं। पहला रीज़न। दूसरा रीज़न, जो उनका देखभाल करने वाला पशुपालक है उसके साथ भी वो हिंसा कर देती हैं, उसके मार पीट देते हैं, तो उसको भी खतरा रहता है। थर्ड, एक सींग कैंसर जैसी, सींगों में कैंसर हो जाता है जिसकी वजह से पशु की जान भी जा सकती है। ऐसी खतरनाक या घातक बीमारियों से भी हम पशुओं को बचाने के लिए सींग रोधन करते हैं। ठीक है जी। तो वही मैंने लिखा है कि सींग रोधन या डी हॉर्निंग का क्या मतलब है कि पशुओं को सींग रहित बनाना या सींगों की वृद्धि को रोकना ही जो सींग रोधन या डी हॉर्निंग कहलाता है। ठीक है जी। इसके लाभ क्या क्या हैं कि सींग रहित पशुओं की देखभाल आसानी से की जा सकती है। सेकंड, सींग कैंसर जैसी घातक बीमारियों से पशुओं को बचाया जा सकता है। सींग टूटने या खोल उतरने का डर नहीं रहता है। फोर्थ, पशुपालक व अन्य पशुओं के साथ मारपीट का या हिंसा का खतरा नहीं रहता है। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर। उसके बाद हम अब जानेंगे कि सींग रोधन की विधियां कौन कौन सी हैं, मेथड क्या क्या है, यानी कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे पशुओं का सींग रोधन किया जाता है, उनके सींगों को हटाया जाता है या उनकी वृद्धि को रोका जाता है। ठीक है जी। उसमें हम मेजरली 3 मेथड या 3 विधियां पढ़ेंगे। पहला होगा हमारा यांत्रिक विधि, कि हम मैकेनिकल विधि से कैसे पशुओं के सींगों को या तो हटाएंगे या उनकी वृद्धि को रोकेंगे। सेकंड, केमिकल या रासायनिक विधि द्वारा। थर्ड, हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक होल्डर द्वारा पशुओं के सींगों को कैसे हटाता है। ठीक है जी। उन तीनों को हम पढ़ने के बाद 2-4 फैक्ट और देखेंगे कि जिन पशुओं के, कुछ पशुओं की पूंछों को हटा दिया जाता है, पूंछों को काट दिया जाता है, उसको क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, किन जानवरों में करते हैं। कुछ में उनकी चोंच को कुतर देते हैं, तो ऐसा क्यों किया जाता है, वो सब के बारे में। ठीक है जी। एक बार नोट कर लीजिए और हम तीनों की तीनों विधियों को अच्छे से पूरा प्रैक्टिकली पढ़ने की कोशिश करेंगे कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, एक बार नोट कर लीजिए। हाँ जी, तो हम पढ़ रहे हैं सींग रोधन की कितनी विधियां हैं, कि ऐसे कौन से मेथड हैं, ऐसे कैसे कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा पशुओं के सींगों को या तो काटा जा सकता है या उनकी वृद्धि को रोका जा सकता है। तो उसके हम 3 मेथड पढ़ेंगे। पहला यांत्रिक विधि या जिसे हम मैकेनिकल मेथड कहते हैं। दूसरा रसायनों के द्वारा या केमिकल मेथड। और थर्ड पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिकल मेथड, या जिसमें हम विद्युत रॉड से या विद्युत हॉर्नर जैसे बोलते हैं उसके द्वारा सींगों को हटाएंगे। ठीक है जी। सबसे पहले हम जो मेथड पढ़ेंगे वो है हमारा यांत्रिक विधि या मैकेनिकल मेथड। इसमें क्या होगा जी, सबसे पहली बात तो इस विधि के द्वारा हम सींगों को तब हटाएंगे जब पशु के सींग पूरी तरह आ जाते हैं, उग जाते हैं। क्लियर। और
पशु की किसी भी एज स्टेज में या किसी भी उम्र में इस विधि के द्वारा हम डीहॉर्निंग कर सकते हैं, पशु का सींग रोधन कर सकते हैं। इसमें करेंगे क्या, मान लीजिए ये हमारे पशु का सींग है जो पूरी तरह से उग चुका है, पूरी तरह से डेवलप हो चुका है, क्लियर। इसमें या तो हम आरी जो होती है वो, क्यों, क्योंकि जो मेथड का नाम है वही है यांत्रिक या मैकेनिकल मेथड, यानी कि ऐसी विधि जिसमें हम किसी ना किसी यंत्र का इस्तेमाल करेंगे या किसी ना किसी मशीन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। तो या तो हम आरी जो होती है आरी के द्वारा, या जो हमारा क्लच वायर होते हैं ना, ब्रेक वायर जो होता है स्टील का बना होता है, बहुत ज़्यादा सख्त होता है, उसके द्वारा, या फिर हमारा फनर जो होता है काटने वाला, उसके द्वारा हम सींग को सिंपली सिर से 1 इंच छोड़ करके उसको पूरी तरह से काट दें, ठीक है जी। या तो आरी से काटें, या फिर उसके अलावा हम जो क्लच वायर है उसमें दोनों तरफ लकड़ी बांध करके और घिस घिस कर पूरा का पूरा हम सींग को काट दें। कितना काटेंगे, सिर से 1 इंच छोड़ करके दोनों सींग को काट दिया जाएगा, पशु का सींग रोधन हो जाएगा, क्लियर। ये एक सिंपल मेथड है, इसमें पशु के साथ कोई भी जो है मतलब रक्त का या ब्लड का लॉस नहीं होता है, उसके अलावा बहुत ज़्यादा दर्द भी नहीं होता, क्लियर। वही मैंने लिखा है कि ऐसा मेथड जिसमें पशु के सींग के उगने के बाद जिनको हटाया जाता है, उसके अलावा इस मेथड में आरी, फनल या क्लच वायर के द्वारा सींग को सिर से 1 इंच छोड़ करके काट दिया जाता है। इस विधि से पशु की किसी भी उम्र में डीहॉर्निंग की जा सकती है, क्लियर। सिंपल सा मेथड है, कुछ नहीं करना। जब पशु के सींग पूरी तरह डेवलप हो जाए, पूरी तरह से उग जाएं, उस टाइम पर सिर से 1 इंच छोड़ करके या तो आरी के द्वारा, क्लच वायर के द्वारा या फनर के द्वारा सींग को काट देना है और पशु का सींग रोधन हो गया, क्लियर। काफ़ी ईजीएस्ट मेथड है, ब्लड का खून का कोई भी नुकसान नहीं होता है और सिंपल विधि है, ठीक है जी। और किसी भी एज स्टेज में की जा सकती है। इसके बाद हम सेकंड मेथड पढ़ेंगे, केमिकल मेथड, रसायनों के द्वारा जो पशुओं की डीहॉर्निंग कैसे की जाती है, क्लियर। एक बार तब तक इसको नोट कर लीजिए जी। तो हमने अभी पढ़ा कि डीहॉर्निंग या सींग रोधन की यांत्रिक विधि में क्या होता है। अब हम जो सेकंड विधि पढ़ने वाले हैं, सेकंड मेथड पढ़ने वाले हैं, वो है रसायनों के द्वारा या केमिकल्स के द्वारा, क्लियर। यांत्रिक मेथड में कुछ नहीं था, नाम से ही सिद्ध था कि यंत्रों के द्वारा या मशीनों के द्वारा किस प्रकार से डीहॉर्निंग या सींग रोधन किया जाता है। उसमें हम सिंपली सींगों के पूरे उगने के बाद, डेवलप होने के बाद आरी, फनर या क्लच वायर जो होता है उसके सारे सींग को सिर से 1 इंच छोड़ करके काट दे रहे थे और हटा दे रहे थे, यानी कि उसमें सींग को हटाया जा रहा था। लेकिन इस मेथड में, रासायनिक विधि में, हम क्या करेंगे, जब पशु का स्टार्टिंग फेज चल रहा हो, यानी कि 1 से 2 हफ्ते की उम्र हो, उस टाइम पे जब सींग की कलिका ही आई हो, यानी कि सींग की जो बड है, कलिका है, वो आई हो, उस पर क्या करेंगे, NaOH या KOH, यानी कि जिसको हम बुलाते हैं कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास, उसकी एक छड़ होती है, रेती नुमा संरचना होती है, जैसे हम रेती होती है, जैसे हम घिस के पैना करते हैं चाकुओं को या फिर रेत वगैरह को, ऐसी एक संरचना होती है। उसके द्वारा मान लीजिए ये हमारे सींगों की बड है, कलिका है, इस पर उस जैसे NaOH या KOH की ये छड़ है, इसके द्वारा इसको ऐसे इतनी देर तक घिसते रहेंगे कि जब तक यहाँ से कलिका से थोड़ा सा ब्लड या खून ना दिखने लग जाए, यानी कि उस कलिका को घिस घिस कर इतना नष्ट कर देंगे कि उससे ब्लड आने लग जाए, दिखने लग जाए। इससे क्या होगा कि पूर्ण रूप से कलिका का नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और सींग वृद्धि नहीं करेंगे, सींग आगे बढ़ेंगे ही नहीं। उसमें हम सींगों को काट रहे थे, हटा रहे थे, लेकिन इसमें हम पूर्ण रूप से सींगों की वृद्धि को ही बंद कर रहे हैं, वृद्धि को रोक रहे हैं, यानी कि सींग को ग्रो होने से पहले ही हम NaOH या KOH की छड़ से उसको घिस करके पूर्ण रूप से कलिका को ही नष्ट कर रहे हैं। कलिका को नष्ट कर रहे हैं, इसलिए इस विधि को हम कहते हैं निष्कलिकायन या डीबडिंग, यानी कि बड को हटाना, डीबडिंग, क्लियर इतनी बात। इस
विधि से हम पशु की जो शुरुआती एज स्टेज है 1 से 2 हफ्ते की उम्र है उसी में डीहॉर्निंग करते हैं। और किसका इस्तेमाल करते हैं? NaOH यानी कि कास्टिक सोडा या फिर KOH कास्टिक पोटास की छड़ का एक रेतीनुमा संरचना होती है, उससे हम कलिका को तब तक घिसते रहेंगे जब तक कि उससे थोड़ा सा ब्लड ना आने लग जाए। उसके बाद कलिका पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगी और सींग वृद्धि ही नहीं करेंगे। क्लियर? वही सब मैंने लिखा है। सेकंड विधि है हमारी रसायनों के द्वारा या केमिकल मेथड। यह डीहॉर्निंग की सबसे उत्तम वैज्ञानिक विधि है। इस विधि में हम NaOH यानी कास्टिक सोडा व KOH यानी कास्टिक पोटास की छड़ को सींग की कलिका पर तब तक रगड़ते हैं जब तक कि हल्का खून या ब्लड ना दिखने लग जाए। इससे सींग की कलिका पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है और सींग वृद्धि नहीं करते हैं। क्लियर? इस विधि से स्टार्टिंग फेज यानी कि 1 से 2 हफ्ते की उम्र तक की डीऑर्निंग की जा सकती है। इसे निष्कलिकायन या डीबडिंग भी बुलाते हैं। क्लियर? एक बार नोट कर लीजिए, सिंपल सा मेथड है। NaOH या KOH की जो छड़ है, रेती है, उससे कलिका को रगड़ेंगे, उससे कलिका नष्ट हो जाएगी और सींगों की वृद्धि ही नहीं होगी, वो डेवलप नहीं होगी। क्लियर? अब इसी प्रकार हम तीसरा मेथड पढ़ेंगे जिसे बुलाते हैं हम इलेक्ट्रिक डीहॉर्नर के द्वारा। उसके द्वारा कैसे सींगों की वृद्धि को रोकेंगे या नष्ट करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा छोटी मोटी बातें और ये टॉपिक खत्म। ठीक है जी, एक बार नोट कर लीजिए। हाँ जी, तो हम सींग रोधन या डिसहॉर्निंग की या डीहॉर्निंग की 2 विधियां पूरी कर चुके हैं। पहला था हमारा यांत्रिक विधि जिसमें हम आरी फनर या क्लच वायर के द्वारा काट रहे थे, सिंपल। सेकंड था हमारा रासायनिक मेथड जिसमें हम NaOH यानी कि कास्टिक सोडा या KOH जिसे कास्टिक पोटास कहते हैं उसकी छड़ से कलिका को रगड़ रहे थे जिससे ताकि थोड़ा सा ब्लड या रक्त दिखने लग जाए। उसके बाद कलिका पूर्ण तरह नष्ट हो जाती थी और जो है सींगों का विकास या डेवलपमेंट नहीं होता था, वो नहीं उगते थे। उसी में थर्ड जो मेथड है हमारा, थर्ड तीसरी जो विधि है वो है इलेक्ट्रॉनिक मेथड या विद्युतीय विधि। इसमें क्या है, जो है हम इलेक्ट्रॉनिक डीहॉर्नर का प्रयोग करते हैं जिसको एक तरीके से मान लीजिए हीटर होता है, जिसे डीहॉर्नर यानी सींगों को हटाने वाला, इलेक्ट्रॉनिक यानी विद्युतीय, तो विद्युतीय सींग हटाने वाला इलेक्ट्रॉनिक डीहॉर्नर का प्रयोग करते हैं। उसका जो तापमान है वो लगभग 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट या बोले तो 538 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि इतना गर्म होता है। उसकी हीट जो है इतनी होती है कि उसको जैसे ही हम कलिका पर रखेंगे, कलिका के ऊपर रखेंगे, कलिका पूर्ण रूप से जलकर नष्ट हो जाएगी और जब कलिका ही नहीं रहेगी तो सींग आगे वृद्धि नहीं करेंगे, बढ़ेंगे नहीं। क्लियर? इसके लिए जो उपयुक्त आयु है इस विधि के लिए, इस मेथड के लिए, वो है लगभग 5 से 10 दिन, 5 से 12 दिन, यानी कि शुरुआती स्टेज में, जैसे कि हम वो रासायनिक मेथड में देख रहे थे कि पशु की जो शुरुआती स्टेज है, जो शुरुआती उम्र है, उसी में इलेक्ट्रॉनिक डीहॉर्नर जो कि बहुत ज़्यादा गर्म होता है, 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट या 538 डिग्री सेल्सियस तक ताप वाला होता है, उसको कलिका के ऊपर रखेंगे और जिससे कलिका जलकर नष्ट हो जाएगी महज 10 सेकंड के अंदर। ठीक है जी, एक बार पढ़ लेते हैं। तो हमारी थर्ड मेथड है जो है डीहॉर्निंग का, वो है इलेक्ट्रिक मेथड। इसमें इलेक्ट्रॉनिक डीहॉर्नर का उपयोग किया जाता है जिसका तापमान 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट या 538 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसे 10 सेकंड के लिए सींग की कलिका पर रखते हैं जिससे वो नष्ट हो जाते हैं और इसकी उपयुक्त जो आयु है वो है 3 से 10 दिन। क्लियर? तो हमारी डीहॉर्निंग या सींग रोधन की तीनों विधियां समाप्त हो गई हैं। अब हम पढ़ेंगे कि पूंछ को हटाना क्या कहलाता है, चोंच को कुतरना या चोंच की जो ट्रिमिंग करते हैं उसको क्या कहते हैं, उसके क्या लाभ हैं। छोटे छोटे से 2 टॉपिक और हैं, इनको पढ़ने के बाद इस टॉपिक को हम विराम करेंगे और नेक्स्ट आगे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संकर प्रजनन, क्रॉस ब्रीडिंग। उसमें ब्रीडिंग कितने प्रकार की होती है, प्रजनन कितने प्रकार का होता है, जब हमें उच्च क्वालिटी का आनुवंशिक जीव पैदा करना हो तो किस प्रकार से करते हैं, क्या उसके लाभ हैं, वो सब। ठीक है, एक बार नोट कर लीजिए। हाँ जी, जैसा कि आप जानते हैं
हमारा वादा है कि एनिमल अटेंडेंट या पशु परिचर के पेपर बी में से ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके सामने नहीं आएगा जो हमने पढ़ाना हो। तो अभी हम टॉपिक पढ़ रहे थे डीहॉर्निंग, सिंग रोदन, जिसके छोटा सा टॉपिक था, हमने अच्छे से पढ़ लिया, उसके 3 मेथड पढ़े। लेकिन बाई चांस कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आपने ना सुना हो, कुछ टर्म्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं कि जैसे सींगों को हटाना डीहॉर्निंग कहलाता है, उसी प्रकार अगर किसी पशु की पूंछ को हटाया जाए तो उसे क्या कहेंगे। अगर मुर्गे की कलंगी, कलंगी जो सर के ऊपर होता है ना, उसको हटाया जाए तो उसको क्या कहते हैं। अगर किसी पशु की चोंच को ट्रिम किया जाए, काटा जाए, तो उसको क्या कहते हैं। उस सब के बारे में हम पढ़ेंगे ताकि हमारी इतनी पुख्ता तैयारी हो सके कि हम कहीं पर भी ना फंसें, किसी भी क्वेश्चन पर ना अटकें। क्यों, हमारा वादा है कि पेपर का एक एक क्वेश्चन का जवाब हमारे लेक्चर से मिलेगा। क्लियर। तो अब हम टॉपिक जो देखने वाले हैं वो है डॉकिंग, जिसे हम डॉकिंग ही बुलाते हैं हिंदी में भी, इंग्लिश में भी। इसमें क्या होता है कि जो भेड़ का मेमना होता है, यानी कि शुरुआती जो उसका उम्र होती है लगभग 1 से 2 हफ्ते, उस उम्र में उसकी पूंछ को, उसकी जो कलिका है उसी से उखाड़ देते हैं, उसको काट देते हैं, उसको निकाल देते हैं। क्लियर। इसी को हम डॉकिंग बुलाते हैं। इसके फायदे क्या क्या हैं। एक तो जो है ब्लू फ्लाई नाम का एक कीट होता है, मक्खी होती है, जो कि मेमनों की पूंछ पर संक्रमण करती है, यानी कि उनको इन्फेक्टेड कर देती है, उसमें पूंछ में बीमारियां लग जाती हैं। तो एक तो उससे बचाया जा सकता है। उसके अलावा हम भेड़ों का पालन करते हैं ऊन प्राप्ति के लिए, ऊन के लिए। क्लियर। तो पूंछ ना रहेगी तो उसकी जो अच्छी क्वालिटी की जो ऊन है, वूल है, वो हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि पूंछ से वो अपने ऊन को गंदा कर सकते हैं, उसको खुरदते रहते हैं, तो इसलिए उसका भी फायदा है। तो इसे हम क्या बुलाते हैं, डॉकिंग। इसमें क्या होता है कि पशु जो भेड़ है उसके मेमनों की शुरुआती उम्र में 1 से 2 हफ्ते की एज में उनकी पूंछ को पूरी तरह से निकाल देते हैं, हटा देते हैं, इसे ही डॉकिंग बुलाते हैं। शुरुआती उम्र में होता है। फायदे क्या क्या, एक तो ब्लू फ्लाई के संक्रमण से बचाया जा सकता है, उसके अलावा अच्छी क्वालिटी की ऊन प्राप्ति करने के लिए। क्लियर। उसी प्रकार मैंने एक बात बोली कि मुर्गे की कलंगी को हटाना क्या कहलाता है। तो जो मुर्गा है उसके सिर पर एक कलंगी जैसी संरचना होती है, पंख जैसी संरचना होती है, उसको हटाना डीविंग कहलाता है, डीविंग कहलाता है। बाई चांस सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाए कि मुर्गे की कलंगी को हटाने की प्रोसेस क्या कहलाती है, हमारे पास जवाब होना चाहिए डिविंग। पूंछ को हटाने की प्रोसेस डॉकिंग। क्यों हटाते हैं, उसमें कौन सा संक्रमण होता है पूंछ में, तो ब्लू फ्लाई संक्रमण। क्लियर। हमारा वादा, हर क्वेश्चन का जवाब हमारे पास होगा। क्लियर। एक बार नोट कर लीजिए, मैं 2 फैक्ट और पढ़ाऊंगा छोटे छोटे ऐसे, उसके बाद इस टॉपिक को पूरी तरह खत्म कर दें। क्लियर, ले लीजिए। हाँ जी, तो हमने पढ़ा कि सींगों को हटाना जिस प्रकार से डीहॉर्निंग या डिसऑर्डनिंग कहलाता है, उसी प्रकार से भेड़ या बकरी के मेमनों की पूंछों को हटाना क्या कहलाता है, डॉकिंग कहलाता है। उसके अलावा मुर्गे की कलंगी को हटाना डीविंग कहलाता है। उसी प्रकार से अब हम पढ़ेंगे कि जो बतख हो गए, मुर्गे हो गए, बटेर हो गए, इनके जो चूजे हैं, उनकी जब चोंच की ट्रिम किया जाता है, काटा जाता है, तो उसको क्या बुलाते हैं, उसको हम बुलाते हैं डीविकिंग या चोंच की ट्रिमिंग, चोंच ट्रिमिंग। क्लियर। इसमें क्या करेंगे, चाहे बतख का हो, मुर्गे का हो या बटेर का हो, चूजे की जो शुरुआती उम्र है 1 महीने की जब पूर्ण कर लेगा, तो उसकी ऊपर वाली चोंच का जो हिस्सा है, मुंह को खोलेगा, तो ऊपर वाली जो चोंच है उसका लगभग 1/4 यानी कि 1/4 हिस्सा, और निचली वाली चोंच का लगभग 1/8 यानी कि 8वां हिस्सा ट्रिम कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए चूजे की चोंच है, तो इसमें से ऊपर वाली चोंच का लगभग 1/4 हिस्सा और नीचे वाली चोंच का लगभग 1/8 हिस्सा यानी कि 8वां हिस्सा ट्रिम कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। उससे क्या होगा कि ये एक दूसरे को जो चोंच मार करके घायल करते हैं वो नहीं कर पाएंगे। और बाई चांस एक क्वेश्चन और आ जाए, हाँ, कि
एक पशुओं का या चूजों का एक दूसरे को चोंच मारकर घायल करना या एक दूसरे को खाना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है कैनाबॉलिज्म। यानी कि एक प्रकार से देखा जाए तो अपनी ही जाति को खाना या अपनी जाति को घायल करना, मारना कैनाबॉलिज्म कहलाता है एक प्रकार से। ठीक है जी। तो ये है हमारा चोंच ट्रिमिंग या डीविकिंग। क्लियर। उसके अलावा जो एक सवाल और, क्योंकि मेरा वादा है कि पेपर का कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, तो वो है मुर्गे का बधियाकरण क्या कहलाता है। कि मुर्गे को जो बधिया बनाते हैं, उसका कास्ट्रेशन करते हैं, उसको क्या बुलाते हैं? तो उसको बुलाते हैं कैपोनाइजेशन। ताकि अब वो कहेंगे कि मुर्गे का बधियाकरण क्यों? क्योंकि हम मुर्गे को तो पालते हैं, मुर्गा पालन पालते हैं, या मुर्गों को जो मुर्गा पालन करते हैं वो करते हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा वो जनन कर सकें, ताकि हमारे बहुत सारे मुर्गे हो जाएं और हम उनका बेच सकें। लेकिन आप जानते हैं कि मुर्गे का सिर्फ और सिर्फ मीट के लिए ही पालन नहीं किया जाता है, मांस प्राप्ति के लिए पालन नहीं किया जाता है। उसके अलावा उसके और भी कई फोकस हैं। फॉर एग्जांपल मुर्गे की रेस के लिए, ठीक है, मुर्गा फाइट आपने सुना हो, जो मुर्गों की लड़ाई होती है उसके लिए। तो और भी कई फोकस हैं, और भी कई रीजन्स हैं, और भी कई बिजनेस हैं, व्यवसाय हैं जिसके लिए मुर्गी पालन या मुर्गों का पालन किया जाता है। तो उसमें क्या करेंगे हम? तो अपने मुर्गे का बधिया कर देंगे, उसका कास्ट्रेशन कर देंगे, जिससे उसके शरीर का और विकास हो सके, वो हेल्दी हो सके, और उसके पूरे शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है उसका फोकस उसके शरीर पर रहे, ताकि जो मुर्गे की फाइट है, मुर्गे की लड़ाई है, उसके लिए तंदुरुस्त मुर्गा प्राप्त हो सके। उसके भी अलावा अगर हमें मीट भी प्राप्त करनी है मुर्गे की, तो उसके लिए भी वो मुर्गा अपने आप में विकास कर सके, उसका वजन ज़्यादा हो सके। उसके अलावा मुर्गों की रेस के लिए, वो सब के लिए जो मुर्गों का कास्ट्रेशन या बधियाकरण किया जाता है उसको हम क्या बुलाते हैं? कैपोनाइजेशन। क्लियर। तो यही हमारे लास्ट फैक्ट हैं, इसके अलावा और कोई चीज़ है नहीं। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा हमारा संकर प्रजनन या क्रॉस ब्रीडिंग। उसकी कौन कौन सी विधियां हैं, खच्चर को प्राप्त कैसे करते हैं, वो सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके लगभग 2 लेक्चर्स आएंगे हमारे। लेकिन फिलहाल इस टॉपिक को विराम देते हैं। हमारे सारे सवालों के जवाब आ चुके हैं। फिर वही चीज़, अगर आपको लगता है कि सच में मेहनत सही चल रही है, हम सही काम कर रहे हैं, तो प्लीज़ एक ज़रूरतमंद के पास या सही आदमी के पास जो तैयारी कर रहे हैं उन तक इन वीडियोज़ का, चैनल का पहुंचना ज़रूरी है। उसके लिए कृपया आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही जल्द हम 8th 9th 10th इन तीनों की क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं, और टोटल कंप्लीट साइंस फ्री में एक ही प्लेटफॉर्म पर बेहद अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे प्रैक्टिकल के साथ और डायग्राम बना करके बेहद अच्छी लैंग्वेज में यहीं पर सारी ट्रिक्स के साथ हम पढ़ेंगे पूरी साइंस को 8th 9th 10th की। क्लियर। फिर धीरे धीरे 11th 12th की भी स्टार्ट करेंगे। लेकिन फिलहाल हम धीरे धीरे काम को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन फिलहाल ज़रूरी है आपकी सपोर्ट की, तो कृपया शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसको फिलहाल नोट कर लीजिए। इस टॉपिक को ही ख़त्म कर दें। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon.